हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर सेकेंड में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके पहले बच्चों जो भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है डी ब्रागली संबंध, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डी ब्रागली समीकरण को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। लैम्डा बराबर एच अपान एम सी, ठीक है, एच अपान एम सी, ठीक है, या ऐसा भी मिल जाए आपको लैम्डा बराबर एच अपान पी, तो वही चीज है क्योंकि संवेग ही आपका पी, यहाँ पर द्रव्यमान गुणे वेग, जहाँ सी प्रकाश का वेग है। तो ये आपका हो गया डी ब्रागली समीकरण, जिसे हम डी ब्रागली संबंध भी कहते हैं। ठीक है, ये दो में से कुछ भी रहे तो परेशान मत होना। कभी कभी इस वेग के जगह m इंटू सी के जगह m इंटू भी लिखा जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा है परमाणु कक्षकों के भरने का क्रम बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। यह नियम क्या कहलाता है? आपबाहु का सिद्धांत या आपबाहु का नियम है। आपबाहु के नियम के आधार पर ही बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरा जाता है। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूंकि सबको पता है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 24 होता है। लास्ट में यहां पर होना चाहिए 4s2 3d4, ठीक है, लेकिन यहां से s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 3d5 भरा जाता है। अब ये 3d5 का कारण क्या है? क्योंकि जैसे d में आपके 5 कक्षक होते हैं, ये सबको पता है 5 कक्षक होते हैं। अब इन कक्षकों में या तो अर्धपूर्ण हो, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या तो पूर्ण भरा हो, दो दो, तो अधिक स्थायी होता है। क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, इसलिए 4s1 3d5 हो जाता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी, यहां पर बच्चों आपका ये बड़ा है ना, ठीक है, ग्रेटर देन, किससे बड़ा है मतलब ग्रेटर देन, ठीक है, यदि छोटा होता तो लेस देन, एच अपान 4 पाई से। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है ये, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक, यदि आपसे परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछी जाए तो 10⁻⁻15 मीटर है। यदि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है, यदि परमाणु की त्रिज्या होती 10⁻10 मीटर है, लेकिन ये नाभिक की त्रिज्या है तो 15 मीटर है। लेकिन जब ये सेंटीमीटर में होता बच्चों, किसमें? सेंटीमीटर में, तो 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। डी ब्रागली समीकरण किस पर लागू होता है? सभी गतिशील कणों पर डी ब्रागली समीकरण लागू होता है। जिस प्रकार से क्रोमियम में होता बच्चों 4s1 3d5, तो कापर का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो कापर का होता है 29, तो यहां पर होना चाहिए 3d9। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, डी में या तो पूर्ण 10 इलेक्ट्रॉन भरे हो या तो 5 अर्धपूर्ण भरे हो, मतलब 5 एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो अर्धपूर्ण होगा, तो या तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हो या तो अर्धपूर्ण हो, तो अधिक स्थायी होते हैं। इसी अधिक स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के E अपान m का मान किसने ज्ञात किया था? तो जे थॉमसन साहब ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। किसने की बच्चों? चैडविक ने की। समस्थानिक में क्या समान होता है? तो समस्थानिक में आपका प्रोटॉन समान रहता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या समान मतलब परमाणु क्रमांक समान, और यदि समस्थानिक है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी समान रहते हैं। लेकिन ऑप्शन में यदि प्रोटॉन है तो आपको प्रोटॉन ही लगाना पड़ेगा। पढ़े हो ना आप लोग समस्थानिक की? समस्थानिक का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके प्रोटॉन की संख्या समान, अर्थात परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो आपका समस्थानिक कहलाता है। रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी? बताओ। तो स्वर्ण पात्र आपने पढ़ा था, स्वर्ण पात्र की सोने की पतली पन्नी लेकर के उसमें अल्फा कणों की बौछार की गई थी। प्रकाश विकिरण के छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों को क्या कहा जाता है? तो फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटान। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां स्थित होता है? तो नाभिक में। देखो, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका नाभिक है, नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक को हम मानते हैं। पी कक्षक का आकार कैसा होता है बच्चों? डंबल के आकार के जैसा होता है पी कक्षक का आकार। इसके बाद अगला देखिए,
जिन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान होती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब भिन्न भिन्न ऑर्बिटल्स यदि ऊर्जा समान रखते हैं तो उसे कहते हैं डीजनरेट। तृतीय कोष से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है तीसरे कोष में? अब देखो तीसरा है जो आपका पहला होता है बच्चों, फिर दूसरा कोष, फिर तीसरा। तीसरे में आपका एस भी है तो इसमें 2, फिर सॉरी इसमें 1 कक्षक, ठीक है। पी है बच्चों, इसमें 3 कक्षक, कितने कक्षक? 3 कक्षक। और डी भी रहता है तो इसमें टोटल 5 कक्षक, ठीक है। तो 5 4 9, इसलिए 9 कक्षक टोटल पाए जाते हैं, याद रखिएगा 9 कक्षक। परमाणु की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? उदासीन होती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है, आपका न्यूट्रॉन उदासीन है, तो प्रोटॉन आपका धनात्मक और इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक, तो दोनों उदासीन प्रकृति के, मतलब दोनों प्लस माइनस कारण परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। इनको आपको रिवीजन करना है बच्चों। यहाँ पे आपका मेथेन है, मेथेन का 1 मोल भार, यहाँ पर कार्बन का होता है बच्चों कितना? 12। कार्बन का कितना होता है? 12, और 4 हाइड्रोजन का, तो कितना हो जाएगा? 12 4 16। प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पहला जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कोष में 8 होते हैं बच्चों। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। किसने? गोल्डस्टीन। कक्षक कोणीय संवेग का सूत्र क्या है? h/2π √L L+1, ठीक है, L L+1। किसी तरंग के शिखर बिंदु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयाम कहा जाता है। इसके बाद अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सर्वप्रथम कौन सी श्रृंखला खोजी गई थी? जैसे लाइमर बामर पास्चन होता है तो लोग सोचते हैं लाइमर श्रृंखला, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया हूं क्योंकि बामर जो श्रेणी है उसे सर्वप्रथम पहले खोजा गया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। एस ऑर्बिटल्स की आकृति कैसी होती है? तो एस ऑर्बिटल्स गोला होता है, गोलाकार, ठीक है। कभी कभी गोलीय समतल लिखा मिल जाता है। एनोड किरणों की प्रकृति धनात्मक होती है, जबकि कैथोड किरणों की प्रकृति जो होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो डी ब्रागली साहब ने बताया था। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यहाँ पर इसका द्रव्यमान, इनका सबका द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, इसमें इनमें अंतर करोगे न्यूट्रॉन 1, इसमें अंतर करोगे न्यूट्रॉन 2, क्योंकि ये द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन की संख्या है, अर्थात यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है। तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। अगला है परमाणु के कक्षा में उपस्थित रहते हैं, मतलब चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं? तो आपके इलेक्ट्रॉन है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग में संबंध C बराबर कितना होता है बच्चों? न्यू, ये न्यू है, न्यू लैम्डा, या आपका लैम्डा बराबर होता है, यदि लैम्डा बराबर तो C/न्यू हो जाता। रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 × 10⁵5 सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? दोनों का सम्मिलित रूप आपका न्यूक्लियन कहलाता है। कभी कभी क्या बच्चों ये प्लस माइनस वाले आ जाते हैं, जैसे क्लोरीन ऋणात्मक है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो क्लोरीन का होता 17, यदि ऋणात्मक है मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो 18 हो जाएगा। जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 10। समान परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान यदि भिन्न है तो वो क्या कहलाता है? समस्थानिक। और वहीं पे यदि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार समान है, तो फिर आपका समभारिक कहला जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 30 प्रश्न है, इसे आप लोग रिवीजन करते चलो, जितना हो सकेगा हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज लाएंगे। और आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले भी जो हमने वीडियोज दिया है वो हमारे जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट करें, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे ताकि आपकी विधिवत तैयारी हो सके। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।